नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 13 जुलाई 2023। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपका प्रीलिम्स मंत्रा नहीं आया है। मैं जानता हूँ आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हल्का सा झटका लगा होगा, बट आने वाले 2-3 दिनों में मैं उन वीडियोज़ को कवर कर दूंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन आर्टिकल्स के लिए मैं हर दिन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप कोशिश करना उन सभी वीडियोज़ को देखने की। आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। आज के पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे सेक्शन 144 के बारे में। देखिए, पहले कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की जान माल को नुकसान ना हो, यहाँ पर सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब सीआरपीसी के ये सेक्शन 144 के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी एरिया में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जैसे आपने कोविड-19 के बारे में सुना होगा। कोविड-19 के समय भी आपका कर्फ्यू लगा था, जहाँ पर लोगों के आवाजावी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। यहाँ पर लोगों को कहा गया था कि आप घरों में ही रहें और पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया था। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उस सिचुएशन में कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसे अक्सर सेक्शन 144 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ ये इशू किया जाता है डीएम के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, ताकि वो किसी भी तरह के अर्जेंट केसेस या अर्जेंट प्रॉब्लम से निपट सकें। अब ये ऑर्डर रिटन फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस हो सकता है या पब्लिक इन टोटल के ऊपर भी फोकस हो सकता है। अब जैसे ही ये नोटिस दिया जाता है, इसके बाद होता क्या है? देखिए, लोगों की आवाजावी पे रोक लग जाती है। 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उस केस में इसे माना जाता है कि यह सेक्शन 144 का उल्लंघन है। इन केसेस में लोगों को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम जो इन्फोर्स किया जा सकता है, इसको वो 6 महीने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल दे तो। अदरवाइज ये 2 महीने के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है आपका सेक्शन 144। यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि आप किसी भी तरह के हथियार कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सेक्शन 144 के बारे में। एक चीज़ आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं पहाड़ों में, तो कोशिश कीजिए किसी भी नदी और झरने के आसपास आप ना जाएं। इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ हिदायत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी दी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे तिलक अवार्ड के बारे में। अभी देखिए, रिसेंटली जो आपके महाराष्ट्र की कांग्रेस है, ये काफ़ी अपसेट है, क्योंकि यहाँ पर इस साल नॉमिनी किया गया प्रधानमंत्री जी को तिलक अवार्ड के लिए, जिसकी शुरुआत 1983 में रही थी। और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका बहुत अच्छा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो। अब इसमें वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लगे हाथ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें अक्सर लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी जी अक्सर इन्हें मेकर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया भी कहा करते थे। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था 1856 में 23 जुलाई को। अब इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है भारतीय आज़ादी में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एजुकेशन की फील्ड में बात की जाए तो ये 3 चीज़ों के लिए फेमस हैं। पहला, न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने पुणे में स्टार्ट किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये इन्होंने 1884 में स्टार्ट की थी। देन फर्गुसन कॉलेज, ये भी महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था 1885 में इनके द्वारा। अब देखिए, इन्होंने बहुत इनोवेट किया था, कैसे ये आज़ादी की लड़ाई को लोगों तक पहुंचा सके, मासेस तक पहुंचा सके। तो इन्होंने 2 फेस्टिवल अरेंज करने स्टार्ट किए। एक तो गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती के नाम से स्टार्ट एक फेस्टिवल किया था 1895 में इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की थी। जैसे केसरी इन्होंने मराठी में स्टार्ट किया था, महाराठा इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। इसके अलावा 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट फॉरेन गुड्स की मूवमेंट्स में। इसके बाद 1908 में इन्हें सेडिशन चार्जेस के तहत बर्मा भेज दिया गया था 6 साल के लिए, और जब ये वहाँ से वापस आए 1914 में, इन्होंने स्टार्ट की थी होम रूल मूवमेंट। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1916 में जो आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें भी इनकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नीदरलैंड के बारे में, जो कि माइग्रेंट क्राइसिस के कारण इनकी अभी गवर्नमेंट गिर गई है, इस वजह से न्यूज़ में रहा है। अब देखिए, यहाँ आपको इसके साउथ में एक कंट्री देखने को मिलती है, दैट इज़ बेल्जियम। ईस्ट में आपको देखने को मिलती है जर्मनी। वेयर एज वेस्ट और नॉर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नॉर्थ सी देखने को मिल जाता है, और इसके वेस्ट साइड में ही यहाँ पर आपको डोवर बैंक भी देखने को मिलता है,
और ये एरिया है आपका इंग्लिश चैनल का। वैसे स्पेसिफिकली अगर बात की जाए डोवर चैनल की जो लोकेशन है ये कुछ इस इलाके में है। अब यहाँ किन किन कंट्रीज के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है और किन किन के साथ ये मरीन टाइम बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको आज के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वैसे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लंदन यानी कि यूके इसके साथ मरीन टाइम बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसका भी 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो नासा इसको सेलिब्रेट कर रही थी और कुछ इमेजेस इसकी शो की हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेलीस्कोप बनाया किसने। इसे बनाया है नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि ये टेलीस्कोप प्लेस कहाँ पर किया गया है। देखिए, अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 0 हो जाता है। ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट्स। अब ऐसा ही एक पॉइंट है L2। इस L2 पॉइंट पे इसे रखा गया है। अब इसको यहाँ रखने का कारण क्या है और ये हम क्यों टेलीस्कोप को यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए, हम यूनिवर्स के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो नॉलेज है इस यूनिवर्स के बारे में वो और ज़्यादा विस्तार हो। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की हिस्ट्री को ट्रेस करने की, और ये टेलीस्कोप उसी में मदद करता है। अब कैसे? देखिए, जनरली आपको पता होगा स्पेस में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वो लाइट ईयर की फॉर्म में किया जाता है। अब लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर किया गया है लाइट के द्वारा। अब मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे 10 लाइट ईयर दूर है तो मतलब वहां से लाइट को आने में 10 साल लगेंगे। अब अगर आप उस लाइट को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप वो देख रहे हैं जो यहां पर 10 साल पहले हो चुका है। अब ऐसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आपका बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था हम उस समय की घटनाओं को भी देख पाएंगे, क्योंकि वहां से इस लाइट को आने में लगभग इतना समय लगेगा। और इस टेलीस्कोप के थ्रू जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इससे हमारे को यूनिवर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहस्य हैं उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो आपका हबल टेलीस्कोप था इससे पहले, ये इसी का सक्सेसर है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। अभी इसके 47 मेंबर हैं, जिनकी एक रीसेंट मीटिंग में इंडिया ने कहीं ना कहीं पक्ष में वोट दिया है कि जो पब्लिक बर्निंग की जाती है कुरान की वो गलत है। इसके बारे में भारत ने अपनी एक वोट जाहिर की है। अब देखिए, ये 47 मेंबर की बॉडी करती क्या है? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कहीं पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, जैसे कि कुछ इश्यूज होते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या असेंबली से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, या फ्रीडम ऑफ बिलीफ इन रिलीजन से रिलेटेड, या वुमेन्स के राइट हो, LGBT कम्युनिटी के राइट्स हो, इन सभी से ये डील करता है। मतलब यहाँ पर इन टोटल अगर कोई आपके देश है जहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ये वर्ल्ड स्टेज पे उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और कोई भी कंट्री इसका जो मेंबर बनती है उसका टेन्योर 3 साल का रहेगा। अब यहाँ कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर बन सकते हैं ये डिपेंड करता है रीजनल आपके आर्किटेक्चर के ऊपर। जहाँ जिस एरिया जिस रीजन से इन्हें मेंबर चूज करना होता है उसे चूज किया जाता है और फिर 3 साल तक का उसका टेन्योर रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसके पार्ट हैं हम, और यहाँ पर हमने वोट किया इन फेवर कि भाई ये जो कुरान को पब्लिक में जलाया जाता है इस चीज़ों को कंडेम्ड करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहाँ पर हम जानेंगे गैम्बिया के बारे में। गैम्बिया या गाम्बिया ये है क्या? ये एक देश है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये देश आपका ओपन होता है अटलांटिक ओशन में और बाकी सभी डायरेक्शन से यानी नॉर्थ, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से सेनेगल के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन जाननी थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भाई इंडियन फार्मा के कई कंप्लेंट्स आई है ओवरसीज से, जिसके कारण अभी ये कहा जा रहा है कि भाई गाम्बिया ने कहा है कि आप प्री शिपमेंट से पहले इन सभी दवाइयों की टेस्ट कीजिए। अगर ये दवाइयाँ खरी उतरती हैं तभी इन दवाइयों को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे। पूरा प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, तभी इन दवाइयों को हम खरीदेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या रहा है? देखिए, पिछले साल की बात है, एटलीस्ट 66 लोगों की, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई थी एक कफ सिरप के कारण, जो कि इंडियन मेड कंपनी का था और नोएडा में मैन्युफैक्चर हुआ था।
तो इस वजह से यहाँ पर प्रिकॉशनरी तौर पे ये स्टेप उठाया गया गाम्बिया के द्वारा। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, जहां पर ऑलमोस्ट 5.2% का आपको राइज देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दो मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से ये इंडेक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहला माइनिंग सेक्टर और दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों में ही अगर बात की जाए, एक में 64% का ग्रोथ देखने को मिला है और दूसरे में 57% के आसपास। अब क्या हमें ये डाटा याद करने की जरूरत है? तो मैं यहां पर आपको जवाब दूंगा नहीं। देखिए, ये जो आपका इंडेक्स है हर महीने पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब मंथली बेसिस पे है। आप 1.5 साल के करंट अफेयर को तैयार करेंगे तो ऑलमोस्ट 15 बारी आप इसको पढ़ेंगे, 15 से 18 बार। अब अगर ऐसा है तो उस केस में इसकी जो लेटेस्ट डिटेल रहेगी आपके एग्जाम से पहले, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अभी के लिए तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये जो इंडेक्स है ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम ये देख सकें कि क्या वॉल्यूम में चेंज आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बेस ईयर लिया गया 2011-12 को, और यहाँ 3 ब्रॉड सेक्टर्स हैं आपके, दैट इज माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो आपकी कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, ये सभी। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसकी जो वेटेज है इस प्रोडक्शन इंडेक्स में, दैट इज अराउंड 40%। ये आपको याद रखना, हाईएस्ट वेटेज इस इंडेक्स में इसी को दी गई है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नाटो के बारे में, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसे अक्सर वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में। उस समय कोल्ड वॉर एरा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में टसल स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए, एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए ये नाटो को बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फ्रीडम और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके सभी मेंबर्स कंट्री में, चाहे इसके लिए पॉलिटिकल मींस का इस्तेमाल करना हो, पीस की बात की जा रही है यहाँ पे, और चाहे मिलिट्री को यूज़ करना हो। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अभी इन टोटल 31 मेंबर हैं इसके, जिसमें लेटेस्ट एडिशन रहा है आपका फिनलैंड। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर स्वीडन भी इसका पार्ट बन गया, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए, तो इस वजह से अभी तक हम उसे इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आर्टिकल 5 जो इस ट्रीटी का है वो डील करता है कैसे हम कलेक्टिव डिफेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं इन सभी कंट्रीज में। अब इसका जो आर्टिकल 5 है ये डील करता है कलेक्टिव डिफेंस से, जहां पर अगर आप किसी भी एक मेंबर स्टेट के ऊपर हमला करते हो तो मतलब यहां पर आपने इन सभी कंट्री से दुश्मनी मोल ले ली है और इसके लिए वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो यहां आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गुरंग हिल्स के बारे में, जो कि आपके लद्दाख के पेंगोंग लेक जो है और सांगुर जो गैप है इसके आसपास लोकेटेड है, कुछ इस एरिया में, यहाँ पर कहीं। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, ये बहुत ज़्यादा करीब है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। भारत इसे एडमिनिस्टर करता है और ये पार्ट है आपके कैलाश रेंज का भी। बट अभी हाल फिलहाल में चाइना ने इस एरिया में कुछ टेंट गाड़ दिए हैं, मतलब 4 के आसपास टेंट इस बफर जोन में लगा दिए हैं चाइना ने, जिसकी वजह से ये आपका न्यूज़ में रहा है। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नबार्ड के बारे में। रिसेंटली इसका 42nd फाउंडेशन डे था, जिसमें इस बैंक की काफ़ी तारीफ की यूनियन होम मिनिस्टर ने। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ इस नबार्ड का काम क्या है? देखिए ये रूरल एरिया में या रूरल सेक्टर में आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब इसके लिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल किसी भी तरह के इंटरवेंशन को यूज़ कर सकता है। इसमें इसका काम ये है कि कैसे प्रमोट करे सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को, और कैसे रूरल एरिया की डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करें। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये सुपरवाइज करता है आपके रीजनल रूरल बैंक्स को, जिसे आरआरबीज भी कहा जाता है, और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। ये इनकी साउंड फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करता है। अगर पास्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की, जैसे रुपए किसान कार्ड, जिसमें किसानों की इंश्योरेंस तक भी की गई है। अब इसके अलावा इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसमें इनिशियली जो आपने क्रॉप ग्रो करनी है उसके लिए कोई भी आपको इनपुट चाहिए होती है, उसके लिए आप इससे पैसे खर्च कर सकते हैं।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1981 के एक एक्ट के थ्रू, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, इसके थ्रू स्टैब्लिश की गई थी 1982 में। तो इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आई हो। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।